सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में दशकों से एक बहुत ही कड़वा सच रहा है। मतलब कोड की कुछ लाइनें लिखना एक बात है। हाँ, वो तो कोई भी सीख सकता है आजकल। बिल्कुल। लेकिन उस कोड को एक सुरक्षित और काम करने वाले प्रोडक्ट में बदलकर करोड़ों लोगों तक पहुंचाना, वो एक भयानक दुस्वप्न है। सही कहा, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा से सबसे मुश्किल हिस्सा रहा है। लेकिन सोचिए क्या हुआ अगर एक इंसान जिसे कोडिंग की बुनियादी जानकारी भी नहीं है, वो महज अपनी आम भाषा में कुछ निर्देश देकर न सिर्फ एक ऐप बनाए बल्कि उसे सीधे 6 करोड़ एक्टिव यूजर्स के हाथों में रख दे। और वो भी महीनों या हफ्तों में नहीं। हाँ, सिर्फ 2 मिनट में। मतलब ये तो ये दावा पहली बार सुनने में किसी विज्ञान कथा या साइंस फिक्शन जैसा लगता है। लेकिन वर्तमान तकनीकी दुनिया में ये एक ठोस वास्तविकता बन चुका है। हम एक ऐसे युग में आ गए हैं जहां ऐप बनाने और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच की रुकावटें लगभग खत्म हो गई हैं। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी बदलाव के पीछे की तकनीक को डीकोड करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो पाई ऐप स्टूडियो और एआई ऐप इंटीग्रेशन की एकदम नई प्रक्रिया पर बात करते हैं। हाँ, जो कि काफी विस्तृत है। बिल्कुल। तो हमारा आज का मिशन ये गहराई से समझना है कि कैसे वाइब कोडर, चाहे वो तकनीकी बैकग्राउंड से हो या फिर नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट एक्सपर्ट हो, वे अपने एआई से बने ऐप्स को महज कुछ मिनटों में पाई नेटवर्क के यूटिलिटी इकोसिस्टम का हिस्सा कैसे बना रहे हैं। इस पूरी चर्चा की शुरुआत इस वाइब कोडर शब्द से ही होनी चाहिए। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये पारंपरिक डेवलपर से अलग कैसे है। हाँ, क्योंकि पहले एक डेवलपर को सिंटैक्स, लॉजिक, सर्वर डिप्लॉयमेंट, इन सब की गहरी समझ होनी चाहिए थी। लेकिन आज कोडेक्स, क्लाउड कोड, रिप्लेट या कर्सर जैसे एआई कोडिंग टूल्स के साथ तकनीकी जटिलता तो एआई ने संभाल लिया। यानी अब मशीन खुद कोड लिख रही है। बिल्कुल। एक वाइब कोडर वो है जो सिस्टम को ये नहीं बताता कि कैसे करना है, बल्कि सिर्फ ये बताता है कि क्या करना है। वो एआई के साथ एक तरह से वैचारिक स्तर पर बात करते हैं और एआई उन विचारों को एक काम करने वाले ऐप में बदल देता है। यह निर्माण के स्तर पर एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग है। मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति अब एक प्रोडक्ट मैनेजर की तरह सोच सकता है। लेकिन टेक इंडस्ट्री का एक बहुत ही क्रूर सच ये भी है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब ग्राहकों को लाने का खर्च, आसमान छू रहा है। हाँ, और यही सबसे बड़ी बाधा है नए लोगों के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी वाइब कोडर ने रिप्लिट का उपयोग करके एक बहुत ही शानदार कनेक्ट 4 गेम ऐप बना लिया। अब अगर उसे ऐसे ही पारंपरिक ऐप स्टोर या वेब पर डाल दिया जाए तो बिना भारी मार्केटिंग बजट के वो ऐप लाखों दूसरे ऐप्स की भीड़ में कहीं खो जाएगा। बिल्कुल। मतलब एक शानदार मशीन तो बन गई, लेकिन उसे चलाने के लिए कोई सड़क ही नहीं है। और यहीं पर बाई नेटवर्क का 6 करोड़ से अधिक एक्टिव यूजर्स का जो विशाल आधार है ना, वो सबसे अहम हो जाता है। वेब 2 की दुनिया में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म पहले तकनीक बनाते हैं और फिर यूजर्स को खींचने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे हम कोल्ड स्टार्ट की समस्या कहते हैं, है ना? सही कहा। लेकिन पाई नेटवर्क ने वर्षों की मेहनत से पहले ही ये विशाल यूजर बेस तैयार कर लिया है। ये केवल एक डेटाबेस नहीं है, ये एक डिजिटल राष्ट्र की तरह है जिसकी आबादी कई देशों से भी ज्यादा है। अरे वाह, ये तुलना काफी सटीक है। तो एक तरफ वाइब कोडर्स के पास एआई द्वारा बनाए गए बेहतरीन ऐप्स हैं, लेकिन दर्शक नहीं हैं। और दूसरी तरफ पाई के पास दर्शक हैं जो नए और उपयोगी ऐप्स की तलाश में हैं। और पाई ऐप स्टूडियो इन दोनों सिरों को जोड़ने वाला पुल बन जाता है। लेकिन जब स्रोत ये दावा करते हैं कि बाहरी एआई प्लेटफॉर्म और ऐप के कोड बेस के आधार पर यह पूरा इंटीग्रेशन केवल 2 मिनट में हो सकता है, तो एक स्वाभाविक तकनीकी संदेह पैदा होता है। वो कैसे? मतलब मैं सोच रही थी कि अगर किसी बाहरी ऐप का कोड बेस 10,000 लाइनों का है, उसमें फ्रंट एंड है, बैक एंड है, कई सारी एपीआई लगी हैं, तो क्या महज 2 मिनट की एक साधारण सी प्रक्रिया उसे बिना तोड़े पाई नेटवर्क के अनुकूल बना सकती है? सुरक्षा खामियों का क्या? पारंपरिक नजरिए से देखें तो यह असंभव ही लगता है, लेकिन हमें इसके पीछे के मॉड्यूलर आर्किटेक्चर को समझना होगा। पाई ऐप स्टूडियो उस 10,000 लाइनों के कोड को फिर से नहीं लिख रहा है। अच्छा, तो फिर हो क्या रहा है? स्रोत स्पष्ट करते हैं कि पहला चरण किसी भी बाहरी वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि रिप्लेट पर ऐप बनाना है। वो ऐप वहीं होस्ट होता है। जो 2 मिनट की प्रक्रिया है ना, वो वास्तव में केवल एक सुरक्षित हैंडशेक स्थापित करने और इंटरफेस को मैप करने की है। ओह,
यानी जब पाई ऐप स्टूडियो में यूज एक्सटर्नल आई फ्लो का चयन किया जाता है तो हम सिस्टम को केवल ये बता रहे हैं कि तैयार प्रोडक्ट इंटरनेट पर कहाँ रखा है। बिल्कुल सटीक। और यहीं पर वो सबसे महत्वपूर्ण ऐप लिंक फील्ड काम आता है, जहां ऐप का यूआरएल पेस्ट किया जाता है। हाँ, और स्रोतों में इस पर एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी गई है कि ये यूआरएल एक बार जुड़ जाने के बाद बदला नहीं जाना चाहिए। अगर इसे बदला गया तो ये ऐप रजिस्टर के लिए अनुपलब्ध हो जाएगा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। अगर हम इसके तंत्र को गहराई से समझें तो ये इंटरनेट के डीएनएस और नेटवर्क ट्रस्ट के बुनियादी ढांचे से जुड़ा हुआ है। मतलब ये एक सुरक्षा उपाय है। हाँ, ये आर्किटेक्चर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। हाँ। जब कोई प्लेटफॉर्म 6 करोड़ यूजर्स के ट्रैफिक को किसी बाहरी ऐप पर भेज रहा है तो उस ट्रैफिक को एक भरोसेमंद डेस्टिनेशन की जरूरत होती है। इंटरनेट पर यूआरएल एक डिजिटल अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है। अच्छा, तो अगर वो पता बार बार बदलता रहे तो ये मैन इन द मिडल हमलों या फिशिंग का रास्ता खोल सकता है। एक स्थिर यूआरएल उस सुरक्षानुबंध का एंकर है। सिस्टम को इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि यदि डेस्टिनेशन का पता बदलता है तो वो ये मान लेता है कि ऐप के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है और वो तुरंत उस कनेक्शन को काट देता है। ये तो काफी हताशा करने वाला हो सकता है अगर किसी को पता ना हो, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो यूआरएल पेस्ट करने और ऐप की सामान्य जानकारी जैसे लोगो वगैरह जोड़ने के बाद बात उस बिंदु पर आती है जहां असली तकनीकी इंटीग्रेशन होता है। एक समय था जब किसी नए इकोसिस्टम के एसडीके यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट को इंटीग्रेट करने का मतलब डिपेंडेंसी हेल में जाना होता था। हाँ, मैनुअल रूप से लाइब्रेरी जोड़ना, वर्जन्स के टकराव सुलझाना और दर्जनों पन्नों के तकनीकी दस्तावेज खंगालना, वो एक बहुत ही लंबी और थकाऊ प्रक्रिया थी। और यहीं पर एआई इंटीग्रेशन अपनी सबसे क्रांतिकारी भूमिका निभाता है। स्रोत बताते हैं कि पाई ऐप स्टूडियो एक विशिष्ट प्रॉम्प्ट देता है। बस एक प्रॉम्प्ट? हाँ, जिसे कॉपी करके अपने जेन एआई क्रिएशन प्लेटफॉर्म में पेस्ट करना होता है। इस प्रॉम्प्ट को एक डिजिटल राजनयिक या डिप्लोमेट के रूप में देखा जा सकता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। मतलब मान लीजिए 2 अलग-अलग देश हैं, एक रीप्लेट और दूसरा पाई नेटवर्क, जो एक दूसरे की तकनीकी भाषा नहीं बोलते। पहले एक इंसान को दोनों प्रणालियों को समझकर अनुवादक बनना पड़ता था। अब वो एक प्रॉम्प्ट एक पूरा तकनीकी प्रोटोकॉल लेकर जाता है। यानी जब वो प्रॉम्प्ट रीप्लेट या कर्सर के एआई को दिया जाता है तो वो एआई तुरंत समझ जाता है कि पाई के इकोसिस्टम के नियमों और एंड पॉइंट्स के साथ कैसे बातचीत करनी है। बिल्कुल, वो एआई इंसान के हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से ऐप के कोड बेस का विश्लेषण करता है और एकदम सही जगह पर पाई एसडीके के जरूरी फंक्शंस इंजेक्ट कर देता है। अरे वाह! तो इंसान यहाँ केवल एक संदेशवाहक की तरह काम कर रहा है जो प्रॉम्प्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पेस्ट कर रहा है। हाँ, ये आधुनिक एआई की विशाल क्षमता का प्रमाण है। उस प्रॉम्प्ट में वो सारी तकनीकी जानकारी होती है जिसे समझने में एक मानव डेवलपर को कई दिन लग सकते हैं। और एआई इसे कुछ सेकंड्स में कर देता है। इसके पूरा होने के बाद ऐप को बस दोबारा पब्लिश करना होता है ताकि अपडेटेड वर्जन लाइव हो जाए, है ना? सही कहा। और फिर ऐप स्टूडियो में वापस जाकर ये कंफर्म करना होता है कि आपने एसडीके इंटीग्रेट कर लिया है और ऐप को वेरीफाई करना होता है। बस इतनी सी प्रक्रिया के बाद एक बाहरी ऐप सफलतापूर्वक एक पाई ऐप बन जाता है। ये तकनीकी सरलता वाकई हैरान करने वाली है। मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन एक ऐप चाहे तकनीकी रूप से कितना भी शानदार क्यों ना हो, उसे एक सफल बिजनेस बनने के लिए मुद्रीकरण या मोनेटाइजेशन की आवश्यकता होती है। इसके बिना तो कोई भी ऐप ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। बिल्कुल। स्रोतों में चर्चा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पेमेंट्स पर ही केंद्रित है, क्योंकि यदि वाइब कोडर अपने ऐप से कमाई नहीं कर सकते तो ये सब बेकार है। कमाई किसी भी इकोसिस्टम की जान होती है। पाई पेमेंट्स को इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया भी उसी प्रॉम्प्ट आधारित फिलॉसफी का पालन करती है, लेकिन इसमें ब्लॉकचेन सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर शामिल होता है। हाँ, स्रोतों में स्पष्ट निर्देश हैं कि सबसे पहले वाइब कोडर को एक नया वॉलेट बनाना होता है और अपनी प्राइवेट की को किसी सुरक्षित जगह पर सेव करना होता है। और यहाँ हम विशुद्ध क्रिप्टोग्राफी की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ये कोई साधारण पासवर्ड नहीं है ना, जिसे बस फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके वापस पाया जा सके। बिल्कुल नहीं। ये एक क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ है जो ये सुनिश्चित करता है कि जो भी व्यक्ति उस की को नियंत्रित करता है वही उस वॉलेट की संपत्तियों का एकमात्र मालिक है। इसे सुरक्षित रखना सबसे पहला और अहम कदम है। और इसके बाद क्या होता है?
प्रक्रिया फिर से उसी डिजिटल राजनयिक यानी प्रॉम्प्ट की ओर लौटती है ना? हाँ, वाइब कोडर को जेन एआई क्रिएशन प्लेटफॉर्म में एक नया प्रॉम्प्ट दोबारा कॉपी और पेस्ट करना होता है। जब ये प्रॉम्प्ट प्रोसेस हो जाता है तो जेन एआई प्लेटफॉर्म एक एपीआई की मांगता है। और इस एपीआई की को डालकर ऐप को दोबारा पब्लिश किया जाता है और फिर डन बटन दबाया जाता है। बस इतने ही? हाँ, अब आपके पास पाई पेमेंट के साथ इंटीग्रेटेड एक फंक्शनल पाई ऐप है। ये एपीआई की मूल रूप से बाहरी ऐप और पाई ब्लॉकचेन के बीच होने वाले हर वित्तीय लेनदेन को प्रमाणित करने का काम करती है। यानी ये पक्का करती है कि पेमेंट की जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो उसी विशिष्ट ऐप से आ रही है, किसी और से नहीं। सही कहा। तकनीकी इंटीग्रेशन तो यहाँ पूरा हो जाता है, लेकिन स्रोतों को गहराई से पढ़ने पर एक बहुत बड़ी चेतावनी सामने आती है। पाई ऐप स्टूडियो पेमेंट्स के लिए तकनीकी ढांचा तो महज कुछ मिनटों में दे देता है, लेकिन मिननेट पेमेंट एक्सेस मतलब असली पेमेंट लेने की अनुमति हर ऐप को अपने आप नहीं मिल जाती। और ये वेब 2 प्लेटफॉर्म से बहुत अलग है, जहां आसानी से खाता बनाकर तुरंत पैसे लेना शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल। तो ये रोक क्यों लगाई गई है? यह एक विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क की मूल प्रकृति है। स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मेन नेट पेमेंट एक्सेस केवल उन्हीं ऐप्स को दिया जाता है जो वास्तविक उपयोगिता, सुरक्षित व्यवहार, स्थिर संचालन और वैध पाई आधारित उपयोग दिखाते हैं। मतलब ऐप में कुछ असली वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, एक बंद इकोसिस्टम में नेटवर्क का कुल मूल्य सीधे तौर पर उस इकोसिस्टम के भीतर मौजूद ऐप्स की गुणवत्ता से जुड़ा होता है। यदि बिना किसी काम के स्पैम ऐप्स को नेटवर्क पर आसानी से वित्तीय लेनदेन करने की अनुमति दे दी जाए तो ये पूरी अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता को ही खत्म कर देगा। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब है कि पाई नेटवर्क ने एंट्री की जो तकनीकी बाधाएं थीं उन्हें तो लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है उसे बहुत ऊंचा रखा है। ये सुनिश्चित करता है कि 6 करोड़ यूजर्स के इस विशाल नेटवर्क में केवल वही वाइब कोडर फायदा उठा सकें जो सच में कुछ अच्छा बना रहे हैं। ये एक बेहद संतुलित नजरिया है। इस ढांचे में वाइब कोडर्स के लिए अब ये चिंता का विषय नहीं है कि पेमेंट गेटवे कैसे काम करेगा या सर्वर कैसे सेटअप होगा। हाँ, उनकी पूरी ऊर्जा बस इस बात पर होनी चाहिए कि यूजर्स की कौन सी असली समस्या हल की जा सकती है और ऐप का अनुभव कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अगर कोई वाइब कोडर है जो एआई का उपयोग करके ऐप्स बना रहा है और उसे डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो आज ही पाई ऐप स्टूडियो पर जाकर वे इस पूरे इकोसिस्टम का लाभ उठा सकते हैं। वाकई आज के इस गहन विश्लेषण ने मुझे तो सोचने पर मजबूर कर दिया है। हमने देखा कि कैसे एआई और प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन ने मिलकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे मुश्किल हिस्सों को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। बिल्कुल। पाई ऐप स्टूडियो एक ऐसा जरिया बन गया है जो एक विचार को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने की लंबी यात्रा को महज कुछ मिनटों और कुछ प्रॉम्प्ट्स तक समेट देता है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। वो क्या? जब जटिल प्रणालियों को आपस में जोड़ने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुनिया भर के लाखों लोगों तक ऐप्स पहुंचाने का काम एआई महज कुछ मिनटों में कर सकता है, तो भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने का असली मतलब क्या रह जाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या आने वाले समय में इंजीनियरिंग का मतलब कीबोर्ड पर कोड का लॉजिक लिखना नहीं, बल्कि एआई के साथ एक डिजिटल राजनयिक की तरह बातचीत करना रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।